दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों आमतौर पे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिज़्ब मुखालिफ यानी विपक्षी दल या पार्टियों को चैलेंज करती रही हैं, लेकिन आज हमारा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक चैलेंज है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत करीब है और इस बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर से वो रीजनल पार्टीज भी उत्तर प्रदेश की जो पहले सत्ता भोग चुकी हैं, उनको भी इस बार फिर सत्ता में आने की एक लालसा है, एक लालच है और होना चाहिए। किसी सियासी पार्टी में अगर दम है तो हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाएं। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खुसूसन उत्तर प्रदेश में जो रीजनल पार्टीज हैं और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब सवाल ये कि वो चैलेंजेस क्या है। दोस्तों, जो राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इन बातों को शामिल कर लें जो हम आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं, वो देशभक्त पार्टियां कहलाएंगी, ये 100% तय हो जाएगी बात। लेकिन ऐसा कोई पार्टी भी नहीं करेगी, ये हमारा चैलेंज है। अब सवाल यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावी घोषणा पत्र में करना क्या होगा। इससे पहले जो चुनावी घोषणा पत्र रहे हैं, खासतौर से सत्ताधारी पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो हम आपके सामने रखेंगे, स्क्रीन पर आपकी चलेगा। लेकिन इस बार हमारा मानना यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है असेंबली का, उसमें अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इन पॉइंट्स को शामिल कर लें तो वो 100% देशभक्त पार्टियां कहलाएंगी। तो ये चैलेंज है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये कि सांप्रदायिक एवं जाति के आधार पर दंगा विरोधी बिल को हर हाल में संसद और विधानसभाओं में पास कराया जाना चाहिए और उसको कानून में तब्दील कराया जाए। किसी भी सांप्रदायिक या जातीय आधार पर होने वाले दंगों के बाद जिला स्तर के सभी जिलाधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए। ये मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल करना होगा। नंबर 2, ऐसे सभी अमानवीय और बेरहम कानून जिनको हम ड्रैकोनियन लॉज कहते हैं वो वापस लिए जाएं, जो अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता संग्रामियों के विरुद्ध और भारत की आज़ादी को कुचलने के लिए बनाए गए थे। ये आप जानते हैं। अंग्रेज साम्राज्यवादी शासकों ने मनमानी करने के लिए इन कानूनों को बनाया था, वो आज भी लागू हैं, यानी आज पुरजोर तरीके से लागू हैं। उनको समाप्त किया जाए। जैसे UAPA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PLNA, AFSPA यानी AFSPA और NSA जैसे कानून। हालिया दिनों में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 124A राजद्रोह यानी सेडिशन के दुरुपयोग को लेकर चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि अंग्रेजों के समय में बनाए गए कानून आज़ादी के 75 साल बाद भी लागू हो रहे हैं, क्या इनकी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर नोटिस जारी किया है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। काश माननीय सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को जवाब के लिए वक्त की कैद भी लगाती, चूँकि इस ड्रैकोनियन जो कानून है, लॉ हैं, इसके तहत कैदियों और उनके परिवार वालों के लिए एक एक दिन जो है वो गुजारना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें किसी वकील का कोई रोल नहीं होता। नंबर 3 ये कि तमाम नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य 100% फ्री होना चाहिए, 100%, तथा शिक्षा और स्वास्थ्य का किसी भी हाल में व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। जो इस वक्त कमर्शलाइजेशन हुआ है शिक्षा और हेल्थ सेक्टर का, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये पार्टीज अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करेंगी, ऐसा करेंगी नहीं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, हमारा चैलेंज है ये, जो हम पॉइंट्स दे रहे हैं ये चैलेंज के तौर पर दे रहे हैं। अगर पार्टियां अपने मैनिफेस्टोज में इसको शामिल कर लें तो वो देश की सबसे बड़ी हितैषी पार्टियां और नागरिकों के समर्थन में जाने वाली पार्टियां कहलाएंगी। इसमें जो एक पॉइंट है वो ये कि हर एक नागरिक को बेरोजगारी भत्ता कम से कम 4th ग्रेड के सरकारी मुलाजिम के वेतन के बराबर मिलना चाहिए। ये मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। क्या ये चैलेंज आप सभी पार्टियों को मंजूर है?
हमें लगता है शायद नहीं होगा। अगर हाँ, तो कृपा करके इस संबंध में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पार्टीज अपनी एक प्रेस रिलीज जारी करें और इस पर अपना पक्ष रखें जनता के सामने कि क्या वो इन तमाम मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगी, हाँ या ना। ये चैलेंज है दोस्तों। इस चैलेंज के परिप्रेक्ष्य में हम सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसका 2017 विधानसभा के चुनावी घोषणा पत्र पर भी एक नजर डलवाना चाहेंगे, जो आपके स्क्रीन पर ये चल रहा है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये मैनिफेस्टो है 2017 का, जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है उसका। इसमें आप देखेंगे कि 35 नुकात हैं, 35 पॉइंट्स हैं, 35। अब ये जो 35 नुकात आ रहे हैं, आप इसको जरा सा गौर से देखते रहिए, स्क्रीन पर चल रहा है आपके दोस्तों। बड़ा दिलचस्प है बीजेपी का 2017 विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है पॉइंट, वो सूबे के हर युवा को रोजगार का वादा किया गया था। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके ये चूंकि स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट था वो ये कि हम राज्य को अपराध मुक्त कर देंगे, 6 महीने के अंदर अपराध मुक्त करने की बात की गई थी। तो हम सिर्फ एक इसी पॉइंट के ऊपर आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखने जा रहे हैं। आप इन रिपोर्ट्स को जरा सा गौर से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत ध्यान देने की बात की गई थी और 6 महीने में सब कुछ राज्य के अंदर ठीक ठाक कर देने का वादा किया गया था, ये सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको सिर्फ इसी एक पॉइंट पर, 35 में से 34 छोड़ देते हैं, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट, यानी उत्तर प्रदेश। करंट स्टेटस जो है वो हम अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी अखबारों की रिपोर्ट के पस मंजर में बात करेंगे और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी है, उसकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व जो चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनके बयानात और उनकी टिप्पणियां इस पर सुनवाते हैं। मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और 3 मार्च 2021 की उनकी एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें मायावती क्या कहती हैं उसको जरा सुन लें। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में वैसे तो हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है, लेकिन खासकर दलित और महिला उत्पीड़न एवं असुरक्षा की आए दिन होने वाली दर्दनाक व शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिंता का माहौल है। ऐसे संगीन मामलों में भी सरकार की असंवेदनशीलता व लापरवाही अति दुखद है, ये मायावती का आरोप है। ये सही है या नहीं, ये जनता बताएगी, आप बताएंगे, दर्शक बताएंगे। दूसरी रिपोर्ट हम आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कहते हैं। अभी मेरठ गए थे वो अपनी एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उनका ये कहना है कि लानत है तुम्हारी सरकार पर, गन्ना किसानों के बहाने योगी आदित्यनाथ पर भड़के अरविंद केजरीवाल। ये हेडिंग था उस खबर का जो हमने खबर उठाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की आम आदमी पार्टी के जो संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज मेरठ में किसान महापंचायत और किसान आंदोलन के समर्थन में एकजुटता दिखाई। इस मौके पर केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए कहा कि यूपी में गन्ना किसानों को 2-2 साल से बकाया नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा, योगी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि तुम इन मिल मालिकों को ठीक नहीं कर सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, यह रिपोर्ट पढ़ रहा हूं आपके सामने, हमने दिल्ली चुनाव से पहले कहा था कि बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे और यह भी कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, वो हमने 5 साल में करके दिखाया। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली भी मिलती है और बिजली के बिल 0 आता है। केंद्र की बीजेपी सरकार को भी केजरीवाल ने आड़े हाथों लिया और बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का एक बड़ा आरोप लगाया। अब इसमें क्या सच्चाई है वो आप जानते हैं कि झूठ ये सिर्फ आरोप है, झूठ बोलते भी हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने की बात करने वालों को ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, मैं जब से सरकार में गया हूं, मुझे एक बात पता चली है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। ये रिपोर्ट में छपा है 28 जून 2020 अमर उजाला की ये रिपोर्ट थी जो हमने आपके सामने
पढ़कर सुनाई। उसके बाद योगी सरकार जंगल राज का दूसरा नाम, यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं अपराध, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ रहा है। ये सारी रिपोर्ट हम आपको अखबारों के रेफरेंस से बता रहे हैं। बलिया से लेकर, वो कहते हैं रिपोर्ट में लिखा है कि बलिया से लेकर बुलंदशहर, देवरिया से लेकर दादरी और चित्रकूट से कानपुर तक हत्या, हिंसा व दुष्कर्म की घटनाएं चरम पर हैं। सर्वाधिक दलित और पिछड़े वर्ग के लोग पीड़ित हो रहे हैं। मैनपुरी में प्रजापति समाज के 3 लोगों को जलाकर मार दिया गया। अभी तक अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हाल लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश में है। मंदिरों के पुजारी हैं, वो शिकायत रख रहे हैं कि हम भूखे मर गए हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। बताइए, मंदिरों के पुजारी बेचारे हजरात, जो हमारे लिए बड़े आदर का और सम्मान उनका होना चाहिए था, वो योगी जी की सरकार में अपने रोना रो रहे। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कारण अराजकता व्याप्त है। प्रदेश की बड़ी आबादी दहशत में है। दबंगों ने गरीबों का जीना दुश्वार कर रखा है। भाजपा ने नैतिकता को ताक पर रखकर असत्य को स्थापित करने की प्रतियोगिता शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट में चल रही है। ये रिपोर्ट है, अखबारों की रिपोर्ट के रेफरेंस में आपके सामने हम मुख्यमंत्री का बयान रख रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री धोखे की राजनीति करते हैं। 1 ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन जो 10 खरब होता है डॉलर की अर्थव्यवस्था का दावा किया गया था, मगर कैसे हासिल किया जाएगा इसकी कोई रूपरेखा नहीं आई है। इसी तरह किसानों की आय 2022 तक दुगनी कैसे होगी, किसानों को फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य कैसे मिलेगा, इसकी कोई योजना अभी तक सरकार ने जनता के सामने नहीं रखी है, न कि उसका बाज़ाब्ता ड्राफ्ट सामने आया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। फर्जी एनकाउंटर पर प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस मिला है। ग्राम ढोकरी प्रयागराज में महिला और उसके पति को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, ये खबर सामने आई है। बच्चियों से बलात्कार की खबरें रोज ही मिल रही हैं। क्या यही रामराज है? ये कहना है अखिलेश यादव का। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार को, यानी आदित्यनाथ खुद जो है अपने आप को गौभक्त कहलाने वाले हैं, वो गौ माता की भी चिंता नहीं करते और गाय माता भी फोटो सेशन और खबर के लिए जो है वो उपयोग की जा रही है। ये उनका आरोप है। उनका आरोप है कि गौशालाओं में चारा पानी के अभाव में गोवंश की लगातार मौत हो रही है। अखिलेश कहते हैं कि शहरों, खेतों और सड़कों पर सांडों का साम्राज्य है, जिससे स्वाभाविक है कि आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कभी एक्सीडेंट के कारण इंसानों की जान भी चली जाती है। इन आवारा पशुओं से राज्य की किसानों की फसल का बड़ा नुकसान भी हो रहा है। इसके लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है, ये आरोप लगाया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर। इसके बाद इसी से संबंधित एक याचिका भी हम आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों, ये भी आपके सामने आना जरूरी है। यानी राज्य के इसके बारे में एक रिपोर्ट छपी थी, हेडिंग था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में याचिका दाखिल। ये एनडीटीवी की खबर है और ये 8 फरवरी 2021 की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। तमिलनाडु के एक निवासी हैं एडवोकेट CR जयासुकिन। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा था कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे आपराधिक मामले यूपी में सबसे ज्यादा हैं। CR जयासुकिन, ये याचिकाकर्ता, ने अपनी याचिका में कहा था कि हाथरस में युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हाथरस में गैंगरेप की शिकार 20 साल की युवती की 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी।
इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हैवानियत की हदें पार करने वाली ये घटना यूपी के हाथरस यानी योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में ही 14 सितंबर को हुई थी। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि पहले जो क्रूरता अपराधियों ने पीड़िता के साथ दिखाई और इसके बाद जो कुछ हुआ, यानी रात में ही पुलिस ने पीड़िता की चिता को जला दिया था, उसके परिवार के दुखों को दूर करने की बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। मृतक के शव को उनके घर ले जाया जाना चाहिए था, ये हाईकोर्ट कह रहा है। अदालत ने कहा कि ये केस सार्वजनिक महत्व और सार्वजनिक हित का है, क्योंकि इसमें राज्य के उच्च अधिकारियों पर आरोप शामिल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल मृतक पीड़िता बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के भी मूल मानवीय और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हाईकोर्ट कह रहा है। ये गौरतलब है कि हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच के लिए सेवानिवृत्त जज जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। उसका क्या नतीजा निकला, फिलहाल उसकी कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। दोस्तों, चलते चलते हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर जरा सा NCRB की रिपोर्ट भी आपके सामने रख देते हैं। 2017 में NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत देश भर में कुल 30,62,579 मामले दर्ज हुए, जबकि 2016 में, याद रहे 2014 में बीजेपी की यानी मोदी सरकार आ गई थी। ये पूरे देश का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। NCRB की ये रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये संस्था आती है। जबकि 2017 में ये आंकड़ा 29,75,711 था, यानी एक साल में ये बढ़ गया और इसमें इजाफा हो गया। जहां तक राज्यों का सवाल है तो इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां कुल मामलों के करीब 10% यानी 3,10,084 केस दर्ज हुए। यानी योगी जी के उत्तर प्रदेश के हिस्से में जुर्म का सबसे बड़ा हिस्सा आया। NCRB की ये रिपोर्ट थी। आपको दोस्तों ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं और नज़रिया पसंद आता है, विचारधारा अच्छी लगती है, तो काइंडली आप टाइम्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करने की भी मेहरबानी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।